बेटा मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों, आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिख रही है ना, ऑडिबल विजिबल सब है? यस सर, यस सर। चलिए। हाँ, तो रे ऑप्टिक्स आज शुरू करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में जो कि अपन बात करें, सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम वो होगी हमारे लिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, पहले फटाफट से जो कंसेप्ट्स हैं वो अपन यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक, चलिए। तो देखिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ है और यहाँ पे मान लीजिए सिल्वरिंग कर दी है। तो यहाँ पे एक लाइट रे आई, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे नॉर्मल कहते हैं। तो लाइट रे जो इंसिडेंट रे है ये वाली, ये नॉर्मल से एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आर है। तो अपन को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो आपको याद होगा एंगल ऑफ डेविएशन प्लेन सरफेस से कितना होता है रिफ्लेक्टेड रे का, पाई माइनस 2i, 180 माइनस 2i। ठीक है, 180 माइनस 2i, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, चलिए तीसरा, तीसरे रिजल्ट की अगर बात करें तो अगर मिरर को टर्न किया जाता है थीटा एंगल से इंसिडेंट रे को फिक्स किए हुए, अगर मिरर को टर्न करते हैं थीटा एंगल से कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा इन द सेम सेंस ऑफ मिरर। जैसे मिरर को आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे रोटेट हो जाती है, क्लॉकवाइज। बस डेटा क्या याद रखना है कि थीटा एंगल से अगर मिरर को रोटेट किया तो 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर मिरर को फिक्स रखें और इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करें, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से ही रोटेट होती है, लेकिन अपोजिट सेंस में, लेकिन अपोजिट सेंस में। ठीक है, ये याद रखेंगे रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट ये होता था कि कोई पर्सन जिसकी हाइट कैपिटल एच है उसे अपनी पूरी इमेज देखनी है एक प्लेन मिरर में, तो कम से कम उस प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, h/2, h/2 इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कहीं पर भी वो खड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस पर्सन की हाइट अगर h है, पर्सन की हाइट अगर h है तो प्लेन मिरर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, h/2। लेकिन इसमें एक कंपल्शन है, एक कंपल्शन है, वो क्या है देखना ध्यान से, कि अपर एज जो होगी मिरर की, अपर एज जो होगी ना मिरर की, वो हेड और आईज के बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ, साथ ही साथ जो लोअर एज होती है मिरर की वो बिल्कुल आई और फीट के बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है ये अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली याद रखने वाली ये बात ये है कि अगर उस पर्सन को पूरी इमेज देखनी है अपनी तो कम से कम हाइट मिरर की कितनी होनी चाहिए, h/2। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उस मिरर की जो अपर एज है वो सर और आंखों के बिल्कुल बीच होनी चाहिए। ठीक, और जो लोअर एज है उस मिरर की, लोअर एज है मिरर की, वो उसकी आंखों और पैरों के बिल्कुल बीच होनी चाहिए। मिरर की ये पोजीशन होगी तभी जाकर वो आदमी जो है वो अपनी पूरी इमेज उस मिरर में देख पाएगा। ठीक, उसके बाद बात करें कि प्लेन मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। सबसे पहले अगर बात करें रियल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज। ठीक, इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब जैसे ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट की है वैसी ओरिएंटेशन इमेज की होगी। लिटरली इन्वर्टेड शब्द का मतलब आप जानते हो, वो उल्टा जो दिखाई देता है। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनाता है और सेम डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ठीक, चलिए इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स की बात कर लें। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में अगर मान लो इस तरह से सवाल आते हैं,
इस तरह से सवाल आते हैं कि यहाँ पे दो मिरर हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, दो मिरर हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक। तो इंसिडेंट रे एक मिरर पे गिरी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे गई और फिर कहीं मान लो इधर उधर चली गई, वापस उससे रिफ्लेक्ट होके इधर उधर चली गई। तो अगर सवाल में नेट एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाएगा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाएगा, तो आप वैल्यू याद रखना 2 थीटा, वैल्यू याद रखना 2 थीटा, ठीक। अब ओरिएंटेशन कैसे होगा कि रे जो डेविएट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी या क्लॉकवाइज आएगी, उसके लिए इस लाइन को ध्यान से समझना, इस लाइन को ध्यान से समझना और पढ़ना कि डेल्टा नेट डेविएशन जो आएगा उस रे का वो तो 2 थीटा आएगा, वैल्यू तो फिक्स है, वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन साथ ही साथ ओरिएंटेशन अगर आपको जाननी है एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज, तो उसके लिए आप सिंपल सा तरीका ये याद रखना कि पहले मिरर से दूसरे मिरर की तरफ आपको किस तरह से रोटेट होकर जाना पड़ रहा है। पहले मिरर से, सुनना मेरी बात, पहले मिरर से दूसरे मिरर तक आपको किस तरह से रोटेट होकर जाना पड़ेगा, वही सेंस जो होगा डेविएशन का वही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब पहला मिरर क्या है, अब पहले मिरर का मतलब वो है कि जिस पर रे पहले गिर रही है। जैसे यहां पर ये जो नीचे वाला मिरर है ये पहला मिरर हो गया, फिर इसके बाद ये वाला दूसरा मिरर हो गया, ठीक। अब यहां पर रे जो गिर रही है इस पर गिर रही है, तो इसके लिए पहला मिरर ये वाला हो गया और दूसरा मिरर ये वाला हो गया, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे पहले मिरर से दूसरे मिरर तक अगर आपको जाना है, पहले मिरर से दूसरे मिरर तक अगर आपको जाना है तो कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो वैल्यू तो 2 थीटा आएगी हर केस में, लेकिन जो ओरिएंटेशन आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस सवाल में भी नेट जो डेविएशन आएगा वो आएगा तो 2 थीटा ही, लेकिन ध्यान से देखो इस बार पहला मिरर ये वाला है क्योंकि रे पहले इस पे गिर रही है। तो यहां से दूसरे मिरर तक अगर जाना है, यहां से दूसरे मिरर तक अगर आपको जाना है तो कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। किस तरह से घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। पहले मिरर से दूसरे मिरर तक अगर आपको जाना है तो किस तरह से घूमना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज, ठीक। चलिए एक सेकेंड जस्ट। हाँ बेटा, चलिए अब देखना इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में ही नंबर ऑफ इमेजेस की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो मिरर हैं और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यहाँ पर एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इन दोनों के मिरर से जो वहाँ तक ऑब्जेक्ट तक अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूँ सिंपली, तो वो पहले वाले मिरर से एंगल बना रही है α1, दूसरे वाले मिरर से बना रही है α2। तो नीट में सवाल डायरेक्टली आते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, ठीक। तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर 360 अपॉन थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, इन दोनों मिरर्स के बीच का, α1 कौन सा एंगल है, वो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक की लाइन का एंगल, ये पहले वाले मिरर से, ये दूसरे वाले मिरर से, ठीक। तो बेटा अगर 360 अपॉन थीटा इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 360 अपॉन थीटा -1, ठीक। इसके बाद अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 अपॉन थीटा -1। कब, जब α1 और α2 दोनों बराबर हों, α1 और α2 जो है वो बराबर हो। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो, ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे रखा हो, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो, α1 α2 बराबर, ठीक। लेकिन अगर 360 अपॉन थीटा ऑड है, ऑड वैल्यू आती है, और ऐसे और साथ ही साथ α1 और α2 की वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा, ठीक। ये बात कर ली। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट जो आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर का, तो उसमें सिंपल दो केसेस ये देख लेने हैं अपन को कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा है और मिरर की भी कुछ वेलोसिटी है मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनके ऊपर वेक्टर साइन भी होंगे, एरो नहीं बनाए मैंने, एरो भी होगा, वेक्टर साइन के साथ मतलब आपको प्लेस करना है, 2vm माइनस v0, ठीक।
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले केस के लिए ये फॉर्मूला याद रखोगे। अगर बाई चांस ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पैरेलल जा रहा है तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, इसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी तरह से अगर मान लीजिए वो सवाल पूछ लेता है कि ना तो पूरी तरह से परपेंडिकुलर जा रहा है ना ही पूरे तरह से पैरेलल जा रहा है, इधर कहीं जा रहा है उल्टा सीधा कहीं, ठीक, किसी एंगल वगैरह पे जा रहा है मान लो, तो आपको क्या कर देना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट करने तो आपको आते ही हैं, एंगल वेंगल दे देगा वो, तो आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेना, एक जो कि मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा हो और एक जो कि मिरर के पैरेलल आ रहा हो। तो परपेंडिकुलर वाले के लिए केस ए हो गया और पैरेलल वाले के लिए केस बी हो गया। समझ गए ये बात, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ कराया जाए प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्राफ इस तरह से आएगा, ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। अगर याद हो क्यों ऐसा आता है तो सिंपल सी कहानी ये है कि जैसे ये रहा मिरर, तो मिरर मान लो अगर 2 मीटर की डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट से तो इमेज जो है वो जस्ट पीछे बनेगी और 2 मीटर पर ही बनेगी, ठीक है। अब मिरर को अगर मिरर के इस पॉइंट को मान लो ऑरिजिन मान लो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो आएगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। और ये एंगल भी याद रखना, ये 45 ही होगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही होंगी हमेशा, 2 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर होता तो 1 मीटर पे इमेज बनती, तो ये 45 होगा तो ये 135 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये प्लेन मिरर से जुड़ी कुछ अपन ने बातें कर ली। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, ठीक। सिर्फ मैसेज पे रिप्लाई करना, अनम्यूट करके मत बताना, ठीक है। पहले सवाल का क्या जवाब है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट टू फॉर्म अ रियल इमेज। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्लेन मिरर, ये रहा मान लो प्लेन मिरर, वो कह रहा है कि प्लेन मिरर को जो है रियल इमेज बनानी है, प्लेन मिरर को रियल इमेज बनानी है, तो इंसिडेंट बीम कैसी होनी चाहिए, तो भाई साहब इंसिडेंट बीम जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट, ताकि ये रिफ्लेक्ट होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मिलेंगी तो रेज अगर कन्वर्जिंग है तो अपन ने क्या याद रखा हुआ था कि जो इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, रियल। और साथ ही साथ अगर इसमें मैं अलग से भी आपको बता दूं तो यहाँ पे कन्वर्जेंट रेज में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा बनेगा, वो कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल। तो इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे, रियल, और ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, वर्चुअल। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक। चलिए इसका बताइए, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ये वाला। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चले देखो एक चीज़ समझना, जैसे अगर ये सवाल तो खैर कर ही चुके होगे बट रट के हो गया आंसर, पर देखना यहाँ पे लॉजिक भी एक बार देख लेना क्या है। जैसे मिरर थिक है, मोटा सा मिरर है, ठीक है, तो बेटा होगा क्या कि जैसे जब रे यहाँ पे आएगी ना तो रे रिफ्रैक्ट भी होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी, रे जो है वो रिफ्रैक्ट भी होगी, वो रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ रिफ्रैक्ट होकर चली गई, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। तो हुआ क्या कि इस पॉइंट, अच्छा फिर जो ये रे मिरर के अंदर घुस गई है, ये थिक ग्लास के अंदर घुस गई है, वो अंदर सिल्वर कोटिंग से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन का अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन का, और जो लास्ट में सिल्वर कोटिंग से टकरा कर आ रही है वो रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। कम ज़्यादा समझ रहे हो ना, मतलब कम ज़्यादा समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही आ रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा लौट के फिर रिफ्लेक्शन आ रहा है ज़्यादा।
इसके कंपैरिजन में पहले वाले में, ठीक है। तो जो सेकंड वाली इमेज बनेगी, सेकंड इमेज मतलब इससे टकरा के जो रे आ रही है, वो ब्राइट बनेगी, वो ब्राइट बनेगी, ठीक है। चलिए, समझ आया क्या है, सो एक लॉजिक बार समझ रिपीट आया। करिएगा क्या बोले। यहाँ पे पहली वाली सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा रेज जो होंगी वो रिफ्रैक्ट होके अंदर चली जाएंगी, मतलब अंदर घुस जाएंगी, बाहर बहुत कम आएंगी, बाहर रिफ्लेक्शन का अमाउंट बहुत कम है, तो उससे जो इमेज बनेगी वो इतनी ब्राइट नहीं बनेगी। अब जो ज्यादा से ज्यादा रेज अंदर घुस गई हैं, वो सिल्वर कोटिंग की वजह से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, तो इसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो होगा वो दूसरी वाली रेज की वजह से काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो इस वजह से सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ भैया, इन तीनों क्वेश्चंस में मुझे कोऑर्डिनेट बताइए इमेज के क्या क्या होंगे। चलिए, पहले वाले का तो बिल्कुल सही जवाब आ गया है सबका। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बनता है उतनी डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट -2,0 पे, यानी कि ओरिजिन से 2 मीटर की डिस्टेंस है, सेंटीमीटर जो भी है ना, तो इमेज भी यहाँ से जस्ट पीछे बनेगी, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2,0, ठीक। इसका बताओ। अच्छा, इसका एंगल नहीं दिया मैंने, 45 डिग्री, 45 डिग्री, बी वाले का 45 डिग्री, बी वाले का 45 डिग्री। ये बी वाला जो डायग्राम है, इसका आंसर बताओ, इमेज का कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही, ये -2,0 है। अब ये 45 डिग्री होने की वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये एंगल 45 होगा, तो इमेज जो होगी जस्ट मिरर के पीछे बनेगी। अब ये 45 होने की वजह से ये भी 45 है, तो इमेज का भी जो एंगल आएगा यहाँ से वो 45 है, समझ रहे हो ना, मतलब जस्ट ऊपर की, जस्ट पीछे की तरफ बनेगी मिरर के उतनी डिस्टेंस पे, तो इमेज का कोऑर्डिनेट यहाँ वाई एक्सिस आ गया, तो 0,-2, 0,-2, ठीक। तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,-2। ये वाला क्वेश्चन, इसका ज़रा कैलकुलेट करके बता सकते हो। इमेज मिरर के जस्ट पीछे ही उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगी। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सॉरी एक सेकेंड, 2√3,0, ठीक। अब बेटा यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गई, मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, थोड़ा सा इसको टिल्ट और ज़्यादा कर दे, 60 डिग्री एंगल लग नहीं रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। चलिए, तो इमेज जो बनेगी वो पीछे कहीं बनेगी, यहाँ कहीं, वो भी कितना एंगल बनाएगी मिरर से, 60 डिग्री टोटल बनाएगी। तो ये एंगल बेटा कितना है,
ये 60 है तो ये कितना बचा 30। ये भी फाइनली लिख लेते हैं कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इमेज यहाँ कहीं बनेगी। ठीक, अब इमेज और ऑब्जेक्ट को जॉइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा कैसी होगी, मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस कितनी है 2√3, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इस डिस्टेंस को मैं x लिख देता हूँ। तो अगर सिंपल 9th वाली मैथमेटिक्स लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन 2√3। तो √3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 2√3। 2 से 2 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। ठीक, तो यानी कि मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3। मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3। तो बेटा ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 3 ही होगी, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 3 होगी। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है वो 3 होगी, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 2√3 आएगी, 2√3 आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2√3 की ये लाइन है जो कि y एक्सेस से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। y एक्सेस से कितना एंगल बना रही है 30। मैथमेटिक्स चल रही है। अगर आप ये मैथमेटिक्स नहीं भी करते ना, ये 3 वाली ये लाइन है, ये x की वैल्यू 3 निकाल ली, ये नहीं भी करते तो अब भी आपको पता है कि जस्ट पीछे बननी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आती है वो 2√3 आती। तो बेटा इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा 2√3 साइन 30 इधर की तरफ, तो यहाँ पे -2√3, इधर नेगेटिव x एक्सिस है ना साइन 30, और y एक्सिस 2√3 cos 30। समझ गए चीज़। ठीक, अगर आप ये नहीं भी करना चाहो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये मैथमेटिक्स ये वाली नहीं भी करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ये आप नहीं भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सिंपली पीछे की तरफ इमेज बनेगी, इधर की तरफ ये लाइन जो है, ये मिरर जो है वो इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इमेज जो बनेगी वो भी मिरर से टोटल एंगल कितना बनाएगी 60 डिग्री। तो जितनी डिस्टेंस ये 2√3 आ रही है उतनी डिस्टेंस से 2√3 आएगी फिर से। अब ये जो लाइन है 2√3 वाली, ध्यान से देखना, ये y एक्सेस से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री ना, तो y कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा 2√3 cos 30, और x कॉम्पोनेंट कितना बचा फिर -2√3 sin 30, -2√3 sin 30। तो अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा -√3 sin 30 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -√3, 3। समझ आ गया। ठीक, चलिए, मतलब मैथमेटिक्स है सवाल में आपको कंपोनेंट निकालना है। स्क्रीनशॉट अगर लेने हो तो जल्दी लेते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्लास में करा रखा है वैसे ये क्वेश्चन मैंने, करिए ज़रा। सेंस के साथ भी बताने की कोशिश करना कि क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा मिरर को या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। चलिए, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब सिंपल सी बात ये समझना कि अपनी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको वो कह रहा है कि कैसा कर दो, उसको वर्टिकल कर दो, वर्टिकल कर दो, मतलब उसको सीधा कर देना है, सीधा। वो रिफ्लेक्टेड रे को सीधा चाहना चाह रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो है, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको कितने डिग्री से घूम जाना चाहिए 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना चाहिए, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना चाहिए। यानी कि अपनी रिफ्लेक्टेड रे को कितने एंगल से घूमना चाहिए 30 डिग्री। तो
मिरर को कितने से घूमना चाहिए, तो अपने लिए क्या सीखा था अपन ने कि मिरर को अगर थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कितने से घूमेगी, 2 थीटा से, यानी कि 30 डिग्री है अपना 2 थीटा, तो थीटा कितना हो गया 15 डिग्री। मतलब मिरर को कैसे घुमाना पड़ेगा, 15 डिग्री, और साथ ही साथ एंटी क्लॉकवाइज ही, क्योंकि हमने ये बात याद रखी थी कि मिरर को आप जैसा घुमाओगे रिफ्लेक्टेड रे भी वैसी ही घूमेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो इसका मतलब है मिरर भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया गया होगा, और कितने से 15 डिग्री, है ना, इस तरह से। तो हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दे, 15 डिग्री क्लॉकवाइज, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंस ऑफ रोटेशन भी आपको आना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए, इसमें तो कुछ तकलीफ नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, अ मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर वाला। बिल्कुल सही। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे खड़ा है, अगर उसकी हाइट 1.6 मीटर है तो मिनिमम हाइट मिरर की कितनी चाहिए, 0.8 मीटर। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, चलिए हाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो इसमें डेटा वाइज तो कोई ऑप्शंस है नहीं, वो बस ये चाह रहा है कि आप ये बताओ कि वो क्या नहीं देख पाएगा या क्या देख लेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो डेटा पढ़ो, आंसर बताओ। ठीक, चलिए एक बात याद रखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है और इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है। पर्सन की हाइट है मान लो 2 मीटर, और 20 सेंटीमीटर पे मान लो उसकी आइज़ हैं, 20 सेंटीमीटर पे आइज़ हैं, तो बाकी बची हाइट कितनी हो गई उसकी, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ठीक, जस्ट अ सेकंड। अब सुना, मिरर की हाइट जो है उसको अगर पूरा देखना है तो उस मिरर की जो हाइट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। मैं इस डेटा के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, पर्सन की जो हाइट है वो 2 मीटर है, आई लेवल कितना है, ऊपर से 20 सेंटीमीटर और या फिर नीचे से 180 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुना, अगर वो तुमसे सिर्फ ये पूछे कि मिरर की कम से कम हाइट कितनी रिक्वायर है कि वो अपनी पूरी इमेज देख सके, तो मिरर की हाइट के लिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आधा, 1 मीटर। लेकिन पूरी इमेज देख पाए इसकी एक कंडीशन भी होती है। मिरर की हाइट तो ये चाहिए ही चाहिए, साथ में इस मिरर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए वो भी एक कंडीशन। वो मिरर की कंडीशन आपको क्या याद रखनी है, वो ध्यान रखना कि मिरर की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, देखना ध्यान से, कि मिरर की जो टॉप एज है, मिरर की जो टॉप एज है वो हेड और आईज के बिल्कुल बीचों बीच पे शुरू हो जाना चाहिए, बीचों बीच से शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि ये जो लेंथ आ रही है ये कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मिरर का जो लोअर एज है, बॉटम है मिरर का, वो आईज और फीट के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। यानी कि ये कितनी हो गई, 90 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट मिरर की कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। तो अपनी इमेज पूरी देख लेगा, हाँ देख लेगा। इस कंडीशन में देख पाएगा क्या, हाँ सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में देख पाएगा। सिर्फ और सिर्फ का क्या मतलब है कि मतलब उसको अपने सर से आने वाली जो रेज हैं वो भी आंखों तक पहुंचे, तभी तो सिर दिखाई देगा। उसके पैरों से टकराकर जो रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आएंगी वो भी उसे दिखाई दें, तभी तो उसे अपना पैर दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ तभी अचीव होती है
जब मिरर की एक फिक्स पोजीशन है, समझ गए ना, कि आईज और हेड के बिल्कुल बीच यहाँ पे उसका अपर एज और आईज और फीट के बिल्कुल बीच में उसका लोअर एज, यही कंडीशन होनी चाहिए। क्या यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देख लेते हैं। 1.5 मीटर का पर्सन है और आई लेवल क्या है 1.4 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर नीचे, 0.1 मीटर नीचे आईज हैं हेड से, बाकी बची कितना 1.4 मीटर। ठीक, अब वो कह रहा है कि प्लेन मिरर की हाइट तो 0.75 मीटर है, एग्जैक्टली बिल्कुल आधी है जितनी चाहिए होती है, लेकिन पोजीशन यहाँ पर दे रखी है। पोजीशन कितनी दे रखी है उसने? 0.8 मीटर, 0.8 मीटर दे रखी है। ठीक, तो अगर बेटा उसे पूरी इमेज देखनी चाहिए, उसे पूरी इमेज देखनी चाहिए, तो मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए? मिरर की पोजीशन यहाँ पर जो होनी चाहिए थी उसकी, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। ये तो कंडीशन सवाल की है, सवाल में मिरर ऐसे रखा है, लेकिन अगर उसे पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की जो पोजीशन होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए? देखो ध्यान से, यहाँ पे, यहाँ से उसका अपर एज शुरू हो जाए, यहाँ पे उसका लोअर एज, मतलब ये जो हाइट है, मतलब ये जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए? 0.05 मीटर, और साथ ही साथ ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 0.7 मीटर, मतलब कि ग्राउंड से कितना? 0.7 मीटर। लेकिन वो कह रहा है ग्राउंड से कितना ऊपर है? 0.8 मीटर है, मतलब इस कंडीशन से ऊपर खिसका दिया, ऊपर खिसका दिया। तो आप समझ पा रहे हो ना, अगर मिरर ऊपर हो गया तो पैर से टकराकर आने वाली जो रेज हैं वो आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। पैर बॉटम से कहो रे उस मिरर पे जो जाएगी वो आंखों पे आई नहीं कहो। समझ गए ना मेरी बात? और वहीं अगर मिरर इस पोजीशन से, इस स्पेसिफिक पोजीशन से नीचे की तरफ होता तो वो अपना सर नहीं देख पाता। हाँ ना में जवाब दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, जल्दी मैसेज करो, आया समझ कि नहीं? ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पोजीशन होनी चाहिए। ठीक, जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर बता देना तो एक बार कंफर्म हो जाए कि आपको क्लियरली ये बात आ गई। जैसे एक पर्सन है, उसकी हाइट है 1.6 मीटर और 0.2 मीटर पे उसका आई लेवल है, मान लो ऐसे ले लेते हैं, ये 0.2 मीटर, तो ये 1.4 मीटर। तो मुझे बताओ मिरर का लेवल ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए कि वो अपनी पूरी इमेज देख सके? नीचे ग्राउंड से उसका लेवल कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही, नीचे से कितना होना चाहिए? 0.7 मीटर। नीचे से कितना होना चाहिए? 0.7 मीटर। ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। आई लेवल और पैरों के बिल्कुल बीचों बीच लोअर एज होना चाहिए, और यहाँ पे अपर एज आंखें और सिर के बिल्कुल बीचों बीच 0.1 मीटर। और मिरर की टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए? 0.7 प्लस 0.1, 0.8। 1.6 मीटर का आदमी था तो मिरर चाहिए कितने का? 0.8 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक को भी याद रखना। ठीक है, आपको ये तो पता है h/2 होता है, बट एक पोजीशन का जो फंडा है वो भी याद रखना। ठीक है, चलिए, हाँ, इसका आंसर बताओ ज़रा। मैंने फॉर्मूले की तरह लिखवा रखा है आपको क्लास में, बताइए ज़रा आंसर। बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये जो पर्सन है वो दीवार और मिरर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। कल को अगर वो डेटा बदल दे कि पर्सन मिरर से इतनी दूरी पे है या दीवार से इतनी दूरी पे है, तो बेटा आप सिंपल ना ये डेट फॉर्मूला याद रखना है इस तरह से कि जैसे ये डिस्टेंस x है, ये पर्सन है, ये वॉल है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। ठीक, मतलब मिरर की पर्सन से डिस्टेंस x है और वॉल की पर्सन से डिस्टेंस है y। तो ऐसे केस में मिरर की जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड आती है, वॉल की हाइट कितनी है? h मान लो,
तो मिरर की जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड आती है वो आती है एच एक्स अपॉन 2x प्लस वाई, ठीक है, एच एक्स अपॉन 2x प्लस वाई। ये फॉर्मूले की तरह याद रखना दोस्त प्लीज़, है ना। कल को वो कह देगा सेंटर पे ना खड़ा होकर ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर है, ये 8 मीटर है, या इस तरीके से कुछ भी मान लो, कहीं पे भी खड़ा कर दिया उसने। तो अगर यहाँ पर इस सवाल में ये लॉजिक लगाऊं तो टोटल हाइट वॉल की कितनी हो गई, एच, सीलिंग वॉल जो भी है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एच इंटू एक्स अपॉन 2x प्लस वाई। अब ये कह रहा है कि मैन जो है वो बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हुआ है, मैन जो है वो बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हुआ है, तो x और y बराबर हो गए, तो y को भी x लिख दिया, तो एच एक्स अपॉन 3x, एच अपॉन 3। तो इसको फॉर्मूले की तरह डायरेक्टली याद रखना बेटा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अब शुरू होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के सवाल। बताइए इसका आंसर। चलिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा मिरर मान लीजिए, ठीक, ये एंगल थीटा मान लीजिए। मान लीजिए जो रे है वो इस मिरर पे गिरी, इस मिरर पे गिरी और इस मिरर के पैरेलल, ठीक है, रे इस तरह से गिरी रही है, इस मिरर के जो है वो पैरेलल है, ठीक। और रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, तो इसको पहला मिरर कह दे रहा हूँ, इसको दूसरा मिरर कह दे रहा हूँ, और जो रे है वो पहले मिरर के पैरेलल आई। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो लाइट जो है वो इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, तो बेटा इस एंगल को अगर अल्फ़ा मान लो तो अल्फ़ा ही एंगल पे जाएगी, अल्फ़ा ही एंगल पे जाएगी। और ये साथ ही साथ ये कह रहा है कि वन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स इज रेंडर्ड पैरेलल टू द सेकंड मिरर, मतलब इस मिरर के ये पैरेलल जाएगी। तो ये एंगल मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये थीटा क्यों हो गया, क्योंकि ये वाली फाइनल जो रे है वो इसके भी पैरेलल जाने को कह रहा है, ठीक। तो यानी कि ध्यान से देखना, इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें एक एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, प्लस ये एंगल कितना है, 90, प्लस ये एंगल टोटल कितना हो गया, 2 अल्फ़ा। तीन एंगल का सम ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, थीटा की वैल्यू। साथ ही साथ ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, नॉर्मल मिरर के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मिरर के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा। तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वस टू थीटा, ठीक। तो 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वस टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। आप अलग ज्योमेट्री से भी कर लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको ज्योमेट्री लगा के बस आंसर लाना है। समझ आ गया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से लीजिए, अगले सवाल पे आते हैं। ये करिए उसी की तरह।
90 आ रही है। ठीक है, अभी चेक करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि दो मिरर्स जो हैं उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो नेट डेविएशन कितना आएगा, 2 थीटा। अब वो कह रहा है कि जो नेट डेविएशन है वो 180 डिग्री है। समझ रहे हो ना, कि रे जो गई और फिर वो वापस टकरा के अपने पैरेलल हो गई, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ज्योमेट्री करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला अपन ने डायरेक्ट लिख लिया था। रे ऐसे गई इस तरह से, यहाँ से टकराई मान लो, फिर उससे टकरा के इधर गई, फिर उससे टकरा के फाइनली ऐसे गई। अब ये जो कह रहा है कि ये जो रे इंसिडेंट थी और ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों पैरेलल हैं, तो मतलब कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री इज इक्व टू 2 थीटा। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को बताइए। पहले वाले का डी, ठीक है, दूसरे वाले का ए, ठीक है। दो पैरेलल मिरर हैं, तो पैरेलल मिरर में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख दोगे तो इनफाइनाइट इमेज बनाएगा। जैसे मान लो किसी पे भी पहला रिफ्लेक्शन मान लो, तो ये मिरर जो होगा इसकी इमेज जो बनाएगा वो अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम, ऐसे करते करते कितनी इमेजेस बन जाएंगी, इनफाइनाइट। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले 360 अपॉन थीटा देख लेते हैं। 360 अपॉन थीटा जो आ रहा है वो कितना आएगा, 360 अपॉन 60 इज इक्व टू 6, यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी, 360 अपॉन थीटा -1, यानी कि 6 - 1 इज इक्व टू 5। 360 अपॉन थीटा की वैल्यू 6 हो गई, 6 - 1 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भैया, एक ये क्वेश्चन करिए ज़रा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, थोड़ा सा बस सोचना है। ट्वेंटी एट, चलिए चेक कर लेते हैं। बी यानी कि 30। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बी, ठीक। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई तो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, ये एंगल 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये डिस्टेंस x मान लो और ये डिस्टेंस भी
x मान लो, ठीक। अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 ये वाला लगा दिया मान लो, या कोई सा भी ले लो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि x, और बेस कितना 0.2। tan 30 कितना हो गया 1/√3 x अपॉन 0.2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 0.2/√3, या फिर सिंपली 1/5√3 लिख लेते हैं, ठीक। तो 2x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2/5√3, 2/5√3, ठीक। अब ये 2x मैंने क्यों कर दिया, यहाँ पे सुनना, मैं सिंपली तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये 2x की वैल्यू मैंने y ले ली, 2x अब भूल जाओ, ये डिस्टेंस y ले ली मैंने, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 2/5√3, 2/5√3। तो ध्यान से देखना, y डिस्टेंस में कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, एक ये दूसरा ये, इसको लास्ट में मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। y डिस्टेंस में कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, ठीक। ऐसे y के कितने सेगमेंट्स बनेंगे वो देख लेते हैं। मान लो n सेगमेंट्स बने, तो n इंटू वाई इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 2√3। समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे करके एक और सेगमेंट बन जाएगा ना ये y, तो ये भी कितना हो जाएगा y, तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, कितनी टोटल वैल्यू कितनी होगी 2√3। तो ऐसे n सेगमेंट्स बन गए मतलब y के, मान लो तो n इंटू वाई कितना है 2√3, तो n इंटू 2/5√3 इज इक्वल्स टू 2√3। n की वैल्यू कितनी आ गई 15, n की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब ध्यान से देखो, एक सेक्शन में, एक y में, y के एक सेगमेंट में 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, एक ये दूसरा ये। एक y में कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं 2, तो 15y में कितने रिफ्लेक्शन होंगे 30, 15y में कितने रिफ्लेक्शन होंगे 30। हालांकि होगा क्या कि यहाँ पे जो फाइनल रे टकराएगी वो तो फिर यहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, लेकिन तो 29 होंगे, लेकिन ये पहले रिफ्लेक्शन को भी इंक्लूड करने की कह रहा है ना, इसीलिए टोटल जो रिफ्लेक्शन आएंगे वो कितने आएंगे 30 आएंगे। यार बताना इसको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, मैसेज करो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये जो डिस्टेंस y आई ये तो सिंपल मैथमेटिक्स आई 10th क्लास वाली से, y की वैल्यू 2/5√3। जो एक सेगमेंट है टोटल y का, उसमें 2 रिफ्लेक्शन है, एक ये दूसरा ये। तो ऐसे कितने सेगमेंट्स बनेंगे टोटल इस मिरर के अंदर, वो कितने हो गए 15 आ गए। तो एक सेगमेंट में 2 रिफ्लेक्शन, तो 15 में कितने 30, ठीक है। वो लास्ट में लास्ट वाली रे निकल जाएगी, तो 29 होने चाहिए, लेकिन इस को भी इंक्लूड करने को कहा है इसने, तो कितने हो जाएंगे 30, ठीक। चलिए हाँ, इनके बताइए आंसर बेटा फटाफट से, वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला लॉजिक। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मिरर की वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट साइड में है मान लो, तो माइनस में ले लेते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी प्लस में है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई यहाँ से, -4 -4 -8, -8, ठीक। -8 का क्या मतलब होगा कि जो इमेज है, इमेज जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में जा रही है। माइनस साइन का मतलब है अपन लेफ्ट वाले को माइनस मान के चले थे, तो माइनस का मतलब है लेफ्ट में जा रही है। अब भाई साहब वो क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, आई एम सॉरी ऑब्जर्वर नहीं ऑब्जेक्ट यार, सॉरी
ऑब्जर्वर निकल रहा है मुझसे बार बार। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी है, लेफ्ट में 8 है तो -8, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइट में है तो 4, तो -12, -12 मतलब कि लेफ्ट साइड में आ रही होगी, तो आपकी 0 कैसे आ रही है? अरे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होती है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उसके बाद ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। इसको ही जब आगे लिख लेते हैं फॉर्मूले पूरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी निकल के आती है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पूछी उसने, एक तो पहली बात, उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये तो काइनेमेटिक्स में अपन जान चुके हैं कि अगर सब्ट्रैक्ट करना है, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है या तो डायरेक्टली ऐड कर दो, 8 4 12 हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलिए इसका बताइए, इसमें सिर्फ मैंने वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी है। लॉजिक याद रखो, 0 आंसर पहला ही दे देगा, फालतू में टिक कर जाओगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज इस क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में बताना चाहो वेक्टर में बता दो, वरना मैग्नीट्यूड बताना चाहो यानी कि स्पीड बता दो। चलिए 5 के कंपोनेंट्स करते हैं। 5 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 cos 37, तो x डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है बेसिकली वो कितना है 5 cos 37। अब cos 37 कितना होता है 4/5 यानी कि 4। y डायरेक्शन की बात करूं तो 5 sin 37, तो y डायरेक्शन में 5 इंटू साइन 37 3/5 यानी कि 3। तो यानी कि अगर हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो x कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, उसके लिए अपन को मैथमेटिक्स करनी है। मिरर की वेलोसिटी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसका x कंपोनेंट। तो मिरर की वेलोसिटी कितनी है 4 है, लेकिन लेफ्ट में तो -4 ले लेंगे, माइनस जो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो x में कितनी आ रही है, वो भी 4 ही आ रही है ना, तो -8 -4 यानी कि -12। y डायरेक्शन में बात करें, y का मतलब क्या है मिरर के पैरेलल, तो मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी आएगी इमेज की वे तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उतनी आती है, तो 3 आएगी। तो यानी कि जो आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 12x में है -12 i कैप, 3 + y में है +3 j कैप। और अगर वो स्पीड पूछ लेता तो हमें मैग्नीट्यूड